नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। नाम है उसका स्थानीय शासन, जिसे हम आम भाषा में लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने उसमें मैं क्या 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 पढ़ाऊँगा। टोटल मैं आपको 12 क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा और 12 क्वेश्चन का इस चैप्टर का निचोड़ मैंने एक तरह से 12 क्वेश्चन में रख दिया है। ठीक है। और स्थानीय शासन, जो कि मेरे ख्याल से नया वर्ड है आपके लिए कि स्थानीय शासन। आपने ज़्यादातर प्रधानमंत्री के चुनाव, ये राष्ट्रपति के चुनाव, कैबिनेट मंत्री के चुनाव, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो स्थानीय शासन जो मेन है, तो मैं आपको बताया था कि स्थानीय शासन होता क्या है। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गांव अथवा नगर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसके अंतर्गत गांव अथवा नगर के लोग अपने क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं और क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि ही उनके क्षेत्र का शासन चलाते हैं। दोस्तों, होता क्या है ये स्थानीय शासन? गांव और नगर, यानी कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो शासन चलाते हैं, जो लोग शासन चलाते हैं, उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप ये समझो पहले। ठीक है। गांव अथवा नगर में जो स्थानीय शासन चलाते हैं, जो जो सरकार चल रही है जिसकी, ठीक है, उसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। होता क्या है, वहाँ के लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं और वही जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके देश का शासन चलाते हैं। उसी को हम स्थानीय शासन कह देते हैं। गांव अथवा नगर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, गांवों में और जो नगर में जो स्थानीय शासन होते हैं, जो शासन चलते हैं, उसी को हम स्थानीय शासन कहते हैं। इसके अंतर्गत गांव अथवा नगर के लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनके क्षेत्र का शासन चलाते हैं। चलो उसको और आसान बना देते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले आपके लिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्थानीय शासन में क्या होता है, गांव अथवा नगर में जो शासन होता है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, गांव अथवा नगर के लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही उनका शासन चलाते हैं। ये छोटे लेवल पर जो शासन चलाते हैं उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे एक आम आदमी है, समझना आप, एक आम आदमी है, किसी एरिया में रह रहा है, किसी क्षेत्र में रह रहा है, तो अपनी समस्या किसको बताएगा? डायरेक्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कैबिनेट को तो बताएगा ही नहीं। किसको बताएगा? तो हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से प्रधान खड़ा कर देते हैं, चाहे वो RWA का प्रधान हो। ठीक है, प्रधान। क्योंकि प्रधान क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में रह रहा होता है आसपास और हमारे क्षेत्र की समस्याओं से, वहां की सुख सुविधाओं से भली भांति परिचित होता है। तो उसको पता होता है कि मुझे सरकार के पास मैं किस लिए जाऊं, किस समस्या के लिए जाऊं। ठीक है ना, क्या सबसे पहले मुझे वो समस्या सॉल्व वहां पर करनी है, तो हम प्रधान के पास जाते हैं।
प्रधान भली भांति हमारी समस्याओं से परिचित होता है। निगम पार्षद भी जो होता है एमसीडी के, ये भी समस्याओं से भली भांति परिचित होती है, लेकिन प्रधान ज्यादा होता है क्योंकि वो हमारे एरिया के आसपास ही रह रहा होता है। सरपंच जो गांवों में होता है, इनको भी पता होता है। अब विधायक जो होता है वो कभी कभार दिखाई देगा आपको, या फिर रैलियों में दिखाई देगा चुनाव के समय, पता तो उसको भी होता है, लेकिन विधायक को समस्याओं का पता कैसे चलता है? प्रधान से, निगम पार्षदों से। ठीक है। अब सांसद, सांसद तो देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ चुनाव के समय ही ये चेहरे आपको दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्री पहुंचना बहुत दूर है उस तक तो। अब प्रधानमंत्री को तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं होगा। पहली बात तो उसको पता ही नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं चल रही हैं, सड़कें बनी नहीं बनी, प्रकाश की व्यवस्था हुई नहीं हुई, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था है या नहीं, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल रही है या नहीं, ठीक है, स्कूलों में कैसा खाना आ रहा है या नहीं, ठीक है, मिड डे मील की व्यवस्था है या नहीं, ये सब उनको नहीं पता होगा। पार्क की व्यवस्था है या नहीं हमारे एरिया में। और फिर आ गया तुम्हारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे, क्योंकि इनको कैसे पता चलेगा? छोटे जो शासन करने वाले लोग हैं उनके जरिए उनको पता चलेगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको समझ आया होगा कि स्थानीय शासन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई। गांव अथवा नगर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके एरिया का, उनके क्षेत्र का शासन चलाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, वैसे मैं आपको 12 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 5 क्वेश्चन को हम सही से समझ लेते हैं, अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं आपको करवाऊंगा कि आपको आगे भी दिक्कत ना आए, जब आप ग्रेजुएशन में आए, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो स्थानीय शासन क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, स्थानीय शासन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि गांव अथवा नगर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसके अंतर्गत गांव और नगर के लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनके क्षेत्र का शासन चलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय शासन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं? ध्यान रखना दोस्तों, इस चैप्टर को करवाने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें एक बार बता दूं। जो बेसिक चीज है, आपको ध्यान रखना होगा, 73वां और 74वां, ये 2 संशोधन हुए थे संविधान के अंदर, और 1993 में 1993 में ये जोड़ दिए गए थे। तो जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां और 74वां, इसी पर बेस है पूरा स्थानीय शासन, चाहे वो नगर का हो या वो गांव का हो। ठीक है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो गांवों से संबंधित है। ठीक है। और जो 74वां है वो नगर से, यानी कि शहरी। ठीक है। तो 73वें में हम पढ़ेंगे गांवों का स्थानीय शासन और 74वें में पढ़ेंगे हम नगरीय स्थानीय शासन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय शासन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं? अब हमें यह बता रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय शासन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि संविधान के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि स्थानीय शासन को लागू करो। कोई तो पार्ट होगा ना संविधान का, तो मैं आपको बता दूं, संविधान के, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 40 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे नीति, वैसे तो स्थानीय शासन एक राज्य सूची का विषय है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्थानीय शासन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि सरकार स्थानीय शासन को लागू करे और गांव में ग्राम पंचायतों की भी स्थापना करे। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर, पहला और दूसरा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय शासन से क्या लाभ है? भाई स्थानीय शासन लाया गया है देश में, तो इसके लाभ भी तो कुछ होंगे ना। इसका महत्व क्या है, क्या जरूरत है भाई इसके लाने की? ठीक है। तो मैं बता दूं उसका लाभ स्थानीय शासन के आपको। स्थानीय शासन के लाभ,
लाभ क्या हो गया, इस समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा, ये आपको याद रखना है हमेशा। स्थानीय समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा हो सकता है इसके माध्यम से। स्थानीय समस्याओं का बेहतर तरीके से हम निपटारा कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्थानीय, इसकी परिभाषा में ही, कि स्थानीय शासन में जो क्षेत्र की जनता होती है वो अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुन लेती है और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनका शासन चलाते हैं। अब वो उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके क्षेत्र की समस्याओं से, सुख सुविधाओं में जो भी कमी हो रही होगी क्षेत्र में, उससे वो भली भांति परिचित होते हैं। ठीक है। अब जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं जो चुने जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की कमी है, किस चीज की नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो उसको बेहतर तरीके से उसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला लाभ तो उससे यही हो गया। दूसरा लाभ, लोकतंत्र की शिक्षा। दूसरा लाभ क्या हो गया, इससे हमें लोकतंत्र की शिक्षा मिलती है। ठीक है। कैसे मिलती है बताता हूं आपको। आपको पता होगा जब स्थानीय चुनाव होते हैं तो जनता बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेती है। एक तरह से जनता को अपने क्षेत्र की चुनाव, जो राजनीति होती है उनके क्षेत्र की, उसमें शामिल होने का उनको अवसर प्राप्त होता है और वो सरकार की योजनाओं से, ठीक है, जो भी सरकार योजना बनाने वाली है उससे भली भांति परिचित भी हो जाते हैं। एक तरह से लोकतंत्र की उसको शिक्षा वहां पर मिल रही है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, प्रत्येक व्यक्ति को इससे लोकतंत्र की स्थानीय शासन से शिक्षा मिलती है। ठीक है। बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, वोटिंग सिस्टम उनको समझ आता है धीरे धीरे। ठीक है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान स्थानीय शासन को लोकतंत्र का पालना भी कह देते हैं कि भाई लोकतंत्र से मतलब जनता को उससे लोकतंत्र की शिक्षा मिल रही होती है। ठीक है। तीसरा पढ़ देते हैं हम, अधिकारों के प्रति जागरूकता। तीसरा क्या हो गया, उसका महत्व क्या लाभ है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता रहती है जनता में, क्योंकि आपको पता है कि जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है स्थानीय चुनावों में। ठीक है। और जो सरकार की योजनाएं होती है, जो कार्य होते हैं, उससे वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उनको पता होता है कि सरकार कौन सी योजना बना रही है। एक तरह से उनको अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से जागरूकता उनमें रहती है। ठीक है। और लोकतंत्र की भी शिक्षा मिल रही है, अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं वो इससे। ठीक है। अगला पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार में कमी आती है। क्या होता है, भ्रष्टाचार में कमी आती है। भ्रष्टाचार में कमी कैसे आती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार में कमी कैसे आती है? आपको पता है जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, जब वो चुन लिए जाते हैं, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा उनको सीधे धन जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्र पर लगाते हैं। ठीक है। सीधे धन जारी किया जाता है और बीच में जो अधिकारी तंत्र होता है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है। बीच में जो अधिकारी तंत्र होता है उसमें उनका कोई रोल नहीं होता, सीधे धन जारी किया जाता है। अब वो चाहे तो उस धन को अपने क्षेत्र के विकास पर पूरी तरीके से लगा दे। ठीक है। वैसे तो लगाते ही है, लगा दे। तो एक तरह से बीच के अधिकारी तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भ्रष्टाचार में एक तरह से कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन कम लेवल पे होगा। ठीक है। तो काफी हद तक भ्रष्टाचार में से कमी आती है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय शासन से क्या लाभ है। स्थानीय समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा हो सकता है, लोकतंत्र की शिक्षा मिलती है, अधिकारों के प्रति जागरूकता रहती है और भ्रष्टाचार में कमी होती है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, चौथा। 3 क्वेश्चन करवाए मैंने अभी तक आपको। स्थानीय शासन क्या है संविधान के किस अनुच्छेद में
स्थानीय शासन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो 40वें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया स्थानीय शासन से क्या लाभ है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर वो पूछ रहा है कि भारत के अंदर स्थानीय शासन को, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अंदर सन 1992 में 1992 में 2 संशोधन किए गए थे, जिसका एक किया गया था 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 1992 में किए गए थे, ध्यान से समझना, 73वां और 74वां। जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, ग्रामीण से। और जो 74वां है वो है नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित। ठीक है, 1992 में 2 संशोधन हुए, 73वां और 74वां। अब वो पूछ रहा है कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये मैंने बताया 1992 में संशोधन हुए। अब 1993 में इन दोनों संशोधनों को संविधान में जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? संविधान में जोड़ दिया गया। और 1993 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। एक तरीके से 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, 1992 में 2 संशोधन हुए, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी कि गांवों से, और 74वां नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। और 1993 में इनको जोड़ दिया गया संविधान के अंदर। ठीक है, और 1993 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया, यानी कि वह काम में आने लग गया। ठीक है, और 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन भी आपको इसमें कंप्लीट हो जाता है। 5वां क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या बदलाव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या पूछ रहा है वो? 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या बदलाव है। मैंने आपको बता दिया था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और 1993 से लागू कर दिया गया। अब वो 73 के बारे में पूछ रहा है। जो 73 अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर, उससे ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या बदलाव है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि 73वां पूछ रहा है तो ग्रामीण की बोल पूछ रहा है। मैंने आपको बता दिया ना कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है और 74वां नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। तो 5वां क्वेश्चन में पूछता है वो 73वां संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या बदलाव आए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से देशों में स्थानीय शासन को अपनाया गया है। ठीक है, बहुत से देशों में स्थानीय शासन को अपनाया गया है और 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। 1992 में 2 संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। 73वां ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है और 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया और 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो पहला पॉइंट इसका बनेगा इसी का, 73वां संविधान संशोधन से क्या बदलाव आए। अब हम बदलाव पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बदलाव पढ़ेंगे। पहला बदलाव क्या हुआ कि 1993 से में पहला बदलाव क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया ग्रामीण शासन को। क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा प्राप्त मिल गया, यानी कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त पूरी के तरीके से हो गई और इसकी रूपरेखा संविधान में लिख दी गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? ग्रामीण स्थानीय शासन में तीन स्तरीय व्यवस्था, लागू की गई। 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई। इन 3 स्तरीय व्यवस्थाओं से, इन संस्थाओं से ग्रामीण शासन चलाया गया। ठीक है, कैसे कैसे लागू की गई? जो ग्राम पंचायत है
सबसे निचले स्तर पर बता रहा हूं मैं आपको, सबसे निचले स्तर पर एक या दो गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, और पूरे जिले पर जिला पंचायत की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत, ये तीन स्तरीय व्यवस्था लागू की गई 73वें संविधान संशोधन से। तो ये दूसरा बदलाव तो यही आ गया, यही तीन संस्थाएं ग्रामीण स्थानीय शासन चलाने लग गई। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर एक या दो गांवों को मिलाकर गठन कर दिया गया इसका। क्षेत्र पंचायत कुछ गांवों को मिलाकर, और जिला पंचायत पूरे जिले पर जिला पंचायत का गठन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या करा उन्होंने? कार्यकाल, जो उसका टाइम है, कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया। पहले क्या होते थे दोस्तों, जो कार्यकाल होता था इनका वो अनिश्चित थे। ठीक है, सरकार ही ग्राम पंचायतों का, सरकारी आदेशों के अनुसार ही ग्राम पंचायतों का गठन होता था। ठीक है, लेकिन जब से 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। ठीक है, और अगर समय से पहले इनको भंग कर देंगे, हम भंग करना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने जरूरी है। रिपीट चुनाव। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। समय से पहले अगर भंग करना है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने आवश्यक है। ठीक है, तीसरा बदलाव तो यही आ गया कि कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। चौथा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव अधिकारी, जिसे चुनाव आयुक्त हम बोलते हैं, की नियुक्ति कर दी गई। इसका काम क्या था? राज्य में स्थानीय शासन के चुनाव कराना। ठीक है, क्या हुआ? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। इसका काम था राज्य में स्थानीय शासन के चुनाव कराना, जिसे हम राज्य चुनाव अधिकारी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा बदलाव क्या आया? पांचवा बदलाव आया वित्त आयोग की नियुक्ति। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के अंदर एक राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी की गई? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका काम क्या था? जो राज्य सरकार स्थानीय संस्थाओं को जो पैसा देती है, जो धन देती है, उसको निश्चित करना। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग ही करता है ये। ठीक है, इसकी नियुक्ति कर दी गई। छठा क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, ध्यान रखना। छठा, महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण। छठा बदलाव इसमें क्या हुआ? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से SC ST यानी SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, इन जातियों के साथ साथ महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ा दी गई। ठीक है, 1/3 आरक्षण दिया गया। और अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य में जो ओबीसी वर्ग है, जो अपने क्षेत्र में उनके ओबीसी वर्ग है, उनको भी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण दे सकती है। तो सबसे ज्यादा यही हुआ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन से महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया SC ST के साथ साथ भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या बदलाव आए। पहला क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा मिल गया। दूसरा, ग्रामीण स्थानीय शासन में 3 स्तरीय व्यवस्था लागू कर दी गई।
पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया, निचले स्तर पर एक या दो गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया, कुछ गांवों को मिलाकर जिला पंचायत का गठन किया गया, जिले लेवल पर। कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। चौथा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई प्रत्येक राज्यों में। वित्त आयोग की नियुक्ति हुई, हर 5 साल में होती है। महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसके नोट्स वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन से नगरीय स्थानीय शासन में क्या बदलाव है? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। वो पूछ रहा है कि 73, पहले हमने पढ़ा था कि 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन में जो हमारा जो गांव है उसमें क्या बदलाव है। अब हम पढ़ रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन जो मैंने आपको बताया था नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, इसमें क्या बदलाव है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बदलाव भी। लो, पहला बदलाव तो यही हुआ कि संवैधानिक दर्जा यानी कि संवैधानिक मान्यता मिल गई।